मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल किया और पुरानी यादें किसी चलचित्र की भांति सामने चलने लगीं। लेकिन ये क्या, स्मृति कुछ उलट थी और मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थीं। एयरपोर्ट से निकलते ही चारों तरफ बिखरी बर्फ ने मन मोह लेने वाला स्वागत किया। यदि मेरी जगह कोई और होता तो जरूर उसके मुख से विस्मय की चीख निकलती और वह इन नज़ारों को देख हतप्रभ रह जाता। लेकिन अफसोस, मेरी जगह मैं ही था और मेरे लिए इस जगह के माने कुछ और ही थे। मैंने पहले ही हर विस्मित करने वाले दृश्य को सिरे से नकारने का फैसला कर लिया था। कुछ जगहों की अप्रतिम सुंदरता भी वहां हुई दुर्घटनाओं को कभी ढक नहीं सकती। हालांकि निश्चय तो मैंने ये भी किया था कि कभी दोबारा कश्मीर नहीं आऊंगा, पर माँ की इच्छा थी कि फिर से कश्मीर देखना है। उन्होंने जब पहली बार यह बात कही तो मैं चौंक गया था और देर तक उनके चेहरे को पढ़ता रहा था। मुझे यकीन था कि इस बात का जिक्र करते वक्त मैंने उनकी आंखों में एक क्षणिक चमक देखी थी, ऐसी चमक जो अवश्य किसी ऐसे कैदी की आंखों में होती होगी जिसे बीते कई बरसों से कोई बंधन जकड़े हो और बहुत जद्दोजहद के बाद वह कैदी अपनी बेड़ियां तोड़ आज़ाद होने को तैयार हुआ हो। जिस जगह के नाम से हम इतने सालों बचते रहे और जिसका कोई जिक्र भी करे तो हम सब कांप जाते, उस जगह का नाम यूं बेबाकी से, बिना विचलित हुए उन्हें लेते देख पूरे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई थी। पर माँ के सामने विरोध करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया था। वजह शायद ये कि इसे हम बीते काफ़ी समय में माँ द्वारा प्रकट की गई पहली इच्छा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माँ ने पिताजी की मौत के बाद अपनी डिमांड रखना बंद कर दिया था, जो कि पहले उनकी क्षमता का मानक और पिताजी के लिए उनका पूर्ण समर्पित प्रेम लगता था, पर समय के साथ साथ पहले यह उनको पहुंचे सदमे का संघर्ष और फिर हम 5 भाई बहनों को अपनी विफलता नजर आने लगी। सबसे बड़ा बेटा होने के कारण मेरी जिम्मेदारियों का चोगा कुछ अधिक लंबा था, इसलिए मेरी नज़र में ये भी था कि धीरे धीरे माँ इंसान से अधिक हाड़मास का बना एक व्यवस्थित और संतुलित पुतला नजर आने लगी हैं। उनके सारे भाव सती होने लगे थे, जिस बात से केवल मैं ही अनभिज्ञ नहीं था। घर के बाकी सभी सदस्य अब इस बाबत खुश थे कि माँ ने आखिरकार अपनी कोई दिली ख्वाहिश जाहिर की थी, और क्योंकि माँ की यह भी शर्त थी कि सफ़र में सिर्फ वो और मैं जाएंगे, इसलिए सभी मुझे बहला फुसलाकर माँ के साथ जाने के लिए तैयार कर रहे थे। कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें हम देखेंगे, ये सब माँ ने पहले ही तय कर लिया था। हम एयरपोर्ट से सीधे पहलगाम गए, फिर वहां से सोनमर्ग। दिसंबर का महीना था, हर जगह ताजी बर्फ बिखरी थी। सफ़ेदी में नहाए कश्मीर के जादू से मंत्रमुग्ध न होने वाले मेरे जैसे कोई बिरले ही होते होंगे। हमने दोनों ही जगहों पर केवल 2 काम किए थे। पहला, एक बेंच ढूंढना और उस पर बैठकर पूरे दिन पहाड़ों को देखना। हालांकि जैसे ही मुझे लगता कि नज़ारों की खूबसूरती मुझे चकाचौंध कर रही है, मैं अपने जेहन में पुरानी घटना को ताज़ा कर लेता। दूसरा, अपने आसपास तरह-तरह के सैलानियों के झोर-मुमट को, घोड़े वालों को, स्लेज वालों से भावतोल करते देखना और उनकी जिंदगियों के बारे में अनुमान लगाना। हाँ, मैंने एक तीसरा काम भी किया था। दूर पहाड़ों के शून्य में देखते देखते कभी मैं ये भी अनुमान लगाने की कोशिश करता कि माँ इस वक्त क्या सोच रही होंगी, क्या वजह होगी कि वो कश्मीर आना चाहती थीं। कहीं वह पिताजी की याद में यहाँ से नहीं। मैंने खुद को झकझोरा, मायूं हम सबको छोड़कर थोड़ी। तीसरा और आखिरी दिन गुलमर्ग जाने का था। मैंने तय किया कि मन में कुलबुला रहे सवाल को आज आवाज दी जानी चाहिए। सोनमर्ग से गुलमर्ग जाने का रास्ता लगभग 3.5 घंटे का था। बीते दिनों की तरह गाड़ी में बैठ पहला आधा घंटा माँ और मैं तरह तरह की बातें करते रहे। माँ अपने बचपन के, परिवार के, पिताजी के कई किस्से सुनाती और फिर जब थक जाती तो खिड़की से बाहर चलते नज़ारों को देखने लगती। आज भी यही हुआ, पर मैं सवाल करने के लिए सही मौके की तलाश में था। जरा हिम्मत होती तो शब्द जैसे भीतर ही जमे रह जाते। मैं माँ को देखता तो अचानक एक रुलाई अंदर उमड़ती, बिना किसी कारणवश। मैं सोचता रहा और हम गुलमर्ग पहुँच गए। यहाँ हम केवल बेंच पर नहीं बैठेंगे, फेज 2 तक का गोंडोला भी करेंगे, माँ ने कहा। मैं आतंकित हो उठा। शायद मुझे जिस बात का संदेह था, मैं माँ से इनकार करता कि माँ ने फिर कहा, तुम चिंता मत करो। जैसे माँ जानती थी मैं क्या सोच रहा हूँ। वो सब कुछ जो मेरे भीतर चल रहा था,
सारी ऊहापोह वह मेरे आर पार देख सकती थी जैसे मैं पारदर्शी था। माँ की इच्छा रखनी थी और अगले ही क्षण मैंने खुद को गोंडोला में पाया। फेज 2 तक का सफर बहुत हंसी था। स्वर्ग जिसकी कल्पना हम सब करते हैं का नूर यहाँ बरसता था, मगर मेरे लिए नहीं। नहीं, मैंने नज़ारों को ललकारा, देखो मैं तुमसे प्रभावित नहीं हूँ। मेरे लिए तुम स्वर्ग नहीं, नरक जिसकी कल्पना हम सब जैसे भी करते हैं हो। फेज 2 पर उतरकर अब मैं और माँ फिर उस गहरी घाटी के आमने सामने थे। इतना साहस मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं था कि मैं फिर वहीं कदम रखूं, वहीं जहां वह हृदयविदारक घटना हुई थी। पर माँ मेरा हाथ पकड़ मुझे वहां ले गई और कुछ पन्ने मुझे देने लगी। माँ की आंखों में फिर वह चमक थी। ये कमलजीत की अस्थियां हैं, इन्हें यहीं से घाटी की फिजाओं के सुपुर्द कर दो। मैं नहीं समझा माँ का क्या मतलब था, और इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, उनके फिर कहने पर मैंने उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया। मैं नहीं जानता तुम्हें ये खत कब मिलेगा, पर जब भी तुम इसे ढूंढ लो तो पढ़ने के बाद इसका क्या करना है, ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। कोई खास तनाव नहीं है, वही रोजमर्रा की परेशानियां जो अमूमन सभी को झेलनी पड़ती हैं, पर एक बोझ है जिसका वजन इतने सालों उठाकर मेरे कंधे उकता गए हैं। हाँ, लेकिन खुशियाँ बहुत हैं। गिनूं तो शायद उंगलियां कम पड़ जाएं। शायद तुम हंसो कि यह कैसा सिरफिरापन है, कोई अनगिनत खुशियों के कारण थोड़ी अपनी इच्छा से दुनिया छोड़ता है, पर तुम जानती हो मुझे हमेशा से इस बात से नफरत रही कि आत्महत्या को केवल दुनिया से हारे गए लोगों से जोड़ा जाता है। देखो, मैं ये बात बदलने वाला हूँ। ऐसा व्यक्ति और जीकर क्या करेगा जिसने वह सब पा लिया हो जितना वह पा सकता है, और कहूँगा कि दुनिया में मुझसे बड़े सनकी भरे हैं। हाँ चलो, तुम इसलिए तो मुस्कुराई कि मैंने यह माना कि मैं सनकी हूँ। जब जिंदगी इतनी भरी पूरी रही हो, कामयाबी के उच्चतम शिखर पर माँ ने मुझे देखा हो, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पत्नी हो, 5 ऊंचे ओहदों पर पहुंची औलादें हों, उनकी अपनी स्वस्थ औलादें हों, तो दुनिया को हराने का पागलपन तो भीतर आ ही जाएगा। देखो, मैंने फिर फजूल बातें शुरू कर दी। तुम्हारे सामने ये सब बातें दोहराना फजूल ही तो है। तुमने तो ये सारे दिन मेरे साथ देखे हैं, जिए हैं। पर अब जो मैं चला जाऊंगा, एक बात है जो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। मुझे पता है, तुम्हें कई बार शक हुआ और शायद वह शक यकीन में भी बदला हो, पर तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने कई दफ़ा सोचा था कि यदि तुम मुझसे पूछोगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे अपनी मजबूरियां गिनाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, कितनी मिन्नतें करूंगा, पर तुमने मुझे यह मौका नहीं दिया। मुझे इस बात का अंदाजा था कि तुम्हें लगता रहा कि सवाल के जवाब में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर नहीं, तुम मुंह इससे बेहतर जानती हो। मैं तुम्हें जीते जी कभी नहीं छोड़ सकता था। पत्नी का दर्जा प्रेमिका से ऊंचा रहता है, और अब तुम्हारे सवाल न करने के बावजूद मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। परिवार, बच्चों, घरबार से परे केवल हम दोनों के हिस्से का जवाब। तुम में कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मैं उंगली रख सकूं और कहूं कि इस कारण मैं किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा। तुमने मुझे अपना परमेश्वर माना और मुझसे बेइंतहा निश्चल प्रेम किया। यहाँ तक कि मुझे हैरत होती है कि मेरी जिंदगी में तुम कैसे लिखी गईं। सब हमें देखते और रश्क करते कि शादी तो इनकी तरह निभाई जाती है, और मुझे लगता मैं भी उन देखने वालों का हिस्सा हूँ और सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ कि शादी तो इनकी तरह निभाई जाती है। पर तुम जानती हो कि हम इतने सालों एक झूठ जीते रहे। मेरा झूठ, जिसने तुम्हारे सच को भी मैला कर दिया। इस बोझ ने मेरे अंदर इतनी ग्लानि भर दी है कि मैं इस घाव को रोज कुरेदता रहा हूँ और इसका खुरंत खुद पर मलता रहा। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से आज़ादी देना चाहता हूँ। ये भी शायद मेरा ही स्वार्थ है और मैं तुम्हें नहीं, खुद को एक अपराधबोध से आज़ाद कर रहा हूँ। पत्नी के रूप में मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और मैं हर जन्म में तुमसी पत्नी मांगा करता था, पर ये तुम्हारे साथ अन्याय है। इसलिए अब मैं अपनी आखिरी इच्छा में मांगता हूँ, हर जन्म में तुम्हारे लिए ऐसा हमसफर जो तुमसे इतना ही प्यार करे जितना तुम मुझसे करती हो, और सिर्फ तुमसे ही प्यार करे। माँ, ये खत आपको कब और कहाँ मिला? आप और पिताजी तो एक साथ हमेशा इतने खुश थे। ये दूसरी औरत,
एक के बाद एक ये सवाल बेमानी लगते हुए मेरे भीतर ही घुट गए और अचानक सब कुछ खुद ब खुद सेंस बनाने लगा। मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल किया और पुरानी यादें किसी चलचित्र की भांति सामने चलने लगीं। लेकिन ये क्या, स्मृति कुछ उलट थी और मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थीं। पिताजी मेरे साथ बैठे थे पर माँ कहीं नहीं थी, जबकि आसपास के लोग चिल्ला रहे थे, अरे मैडम का पैर फिसल गया, बचाओ मैडम को, अरे मैडम खाई में गिर रही है। मैंने डर के कारण अपनी आंखें भींच लीं। उफ, मैं ये क्या सोच रहा था और हकीकत में मैंने माँ को अपना हाथ पकड़ते महसूस किया।